हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 8 सीरीज में ये हमारा सेकेंड लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 इज ऑल अबाउट लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन। मतलब वही है जो पिछले चैप्टर में आप पढ़े थे ना, रिसोर्स। तो वहां आपको इंट्रोड्यूस करवाया गया था कि लो बच्चा, रिसोर्स का मतलब और टाइप समझो। अब इस रिसोर्स का क्या यूज है, मतलब छोटे स्तर पे हमें देखना है कि क्या यूज है, इसके डिग्रेडेशन से हमें क्या नुकसान हो सकता है। ये चीजें हमें यहाँ पे देखनी है। तो भाई देखो, यहाँ पे चैप्टर में ही जो है ना, यहाँ कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं है, बस एक कहानी बनाया है, प्लॉट बनाया है, एक पन्ने का नोट्स है। ध्यान से समझो, यहाँ पे चैप्टर में ही आपको लिखा है कि क्या क्या करना है। आपको ये समझना है कि लैंड हो, सॉइल हो या फिर आपका वाटर हो, सबसे रिलेटेड आपको ये समझना है कि ये होते क्या है। चैप्टर का कंटेंट हो गया ये आपका। व्हाट आर दे, क्वेश्चन खुद से करना है 5 मिनट। उसके बाद है कि इसका रोल क्या है, क्या इंपॉर्टेंस रखता है। ये आपका अगर फॉर्म होता है या सोर्स है, कहां से आता है, ये चीज हमें समझना है कि क्या ये हमेशा से प्रेजेंट था या किसी और कारण से बनता है, कांस्टेंट रहता है या चेंजिंग होता है, डायनामिक स्थिति में है या स्टैटिक कंडीशन में है, ये देखना है। इसके साथ क्या, सबका नेचुरल वेजिटेशन भी हो गया, वाइल्ड लाइफ भी, मतलब जो पेड़ पौधे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, जो फॉरेस्ट वगैरह है वो, और उसमें रहने वाले जंगली जानवर। उसके बाद हमें देखना है कि अगर इसका डिग्रेडेशन हो गया, तो डिग्रेडेशन होता है मतलब इसको हम खराब कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो इसका कारण क्या है, व्हाट आर द कॉजेस, इसके पीछे कॉज क्या है। खुद से पहले ना ऐसे माइंड मैप बनाना है कि कॉज क्या है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमें ये समझना है कि चलो ठीक है, डिग्रेडेशन हो गया तो कारण ये है, तो इसके बाद इसका इफेक्ट क्या होगा कि कोई चीज जो हमारे लिए अच्छा था उसको हमने खराब कर दिया, तो उसके खत्म होने के बाद कुछ तो असर पड़ेगा, और इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, हाउ वी कैन लेसन इट। बस यही है इस चैप्टर में। और ये ऐसा नहीं कि ये वन स्टॉप है कि मतलब यहां जो पढ़ लिए वही कंप्लीट है। यहां से आपको ना एक आइडिया लगेगा कि आप और क्या क्या सोच सकते हैं, या जो ये चैप्टर बताता है वही सफिशिएंट नहीं है। अब यहाँ पे आपको 2-3 कारण बताएगा, लेकिन आप एन नंबर ऑफ रीजंस जॉट डाउन कर सकते हो जिसकी वजह से आपका क्या होता है ना, चीजों का डिग्रेडेशन होता है। अब जैसे मान लो यहाँ पे अगर हम कह दिए कि पोल्यूशन है, पोल्यूशन आपका क्या कर रहा है कि वाटर का पोल्यूशन पानी को खराब कर रहा है। तो भाई वाटर का जो पोल्यूशन है वो पोल्यूशन हो क्या रहा है, तो अगर हम कारण में यही कहते हैं कि इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर, तो ऐसा थोड़ी कि सिर्फ इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर है, हाउस होल्ड्स है, इंडस्ट्रीज है, एग्रीकल्चर है, नेचुरल सोर्सेज है। तो ये चैप्टर बस आपको ना अपनी थिंकिंग डेवलप करने में हेल्प करेगा कि अच्छा हम ऐसे ऐसे अप्रोच कर सकते हैं, ताकि जब हायर क्लासेस के बुक्स आप पढ़ो, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो, तो ऐसे में आपको ना सोचने में आसानी हो। तो फटाफट हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में। यहाँ पूरा राम कहानी दिया है, अफ्रीका और न्यूजीलैंड दो जगह का, और वो कहानी की वजह से आपको ये देखने को मिलेगा, रीड करना, कोई ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन ये कहानी बस ये बताना चाह रहा है कि जैसा हम सोचते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा वेजिटेशन है, ऐसा क्लाइमेट है, इतना पानी मिलता है, तो वैसा जरूरी नहीं कि दुनिया के हर जगह हो सकता है। आप जहां रहते होंगे वहां पे आपको सब कुछ, सारे रिसोर्स अच्छे से मिल जाते होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हो सकता है कोई दूसरी जगह रहता हो, लेट सपोज दिल्ली, दिल्ली में हो सकता है कि मटेरियलिस्टिक रिसोर्स उसको आसानी से मिल जाता होगा, लेकिन क्लीन एयर जो आपको शायद मिल रहा है, जो आपको ये नॉन एडल्टरेटेड फूड, एकदम साफ सफाई वाला पानी, फल वल सब नीट एंड क्लीन, एकदम पोल्यूशन से फ्री, दिल्ली वाले को शायद ना मिले, आपको शायद मिलता होगा। तो यही बताता है ना कि ये सिंपली बता रहा है कि वर्ल्ड में वेरिएशन एग्जिस्ट करता है, एवरीथिंग इज नॉट सेम, एवरीथिंग इज नॉट सेम इन दिस वर्ल्ड। इनफैक्ट एवरीथिंग इज नॉट फ्री ऑल्सो। हमें तो लगता है ना कि हवा फ्री है, पानी फ्री है, लेकिन ऐसा नहीं है, किसी ना किसी कॉस्ट पे आता है। अब अगर आपको कैसे पता चलेगा कि ये फ्री नहीं है, जब आप उसे गंदा करोगे, जब आपको साफ पानी नहीं मिलेगा, साफ हवा नहीं मिलेगा, तब पता चलेगा कि इसका मूल्य कितना था। जैसे यहाँ पे आपका एक डेटा पब्लिश किया है कि वर्ल्ड में जो है ना, जितनी भी पॉपुलेशन, उसका मेजोरिटी हिस्सा तो 30-40% लैंड पे ही रहता है, बाकी जगह तो रहता भी नहीं है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि वहां का ज्योग्राफी बहुत टफ है। अब जैसे हिमालय के एकदम टॉप पे, वहां कौन रह पाएगा?
जैसे आप देखो कि जो लैंड का एरिया है और जो आप देखोगे बहुत ज्यादा ये है डेप्थ पे है, जो बहुत पथरीला है, बहुत ज्यादा रेगिस्तान है, एकदम पानी नहीं है, देखते हो ना रेगिस्तान सबके एकदम बीच में कोई घर कुछ नहीं दिखेगा, वहां पे कोई लोग नहीं रहता है क्योंकि सूटेबल कंडीशन नहीं है इंसान के रहने के लिए, रिसोर्स प्रॉपर वे में नहीं है, कुछ रिसोर्स है और कुछ रिसोर्स नहीं है। जबकि ह्यूमन को कम से कम 3 बेसिक रिसोर्स चाहिए, उसको लैंड भी चाहिए, उसको आपका क्या है पानी भी चाहिए, उसको हवा भी चाहिए, और उसको एक चौथा रिसोर्स है कि उसको कुछ अदर लाइफ फॉर्म्स भी चाहिए, तभी तो वो सरवाइव करेगा। अब मान लो उस जमीन पे अगर उसको घर बनाना होगा, रहना होगा, तो किसी भी तरीके से उसको ईंट लाना होगा, ईंट लाने के लिए उसको भट्टी बनाना पड़ेगा, कच्चे ईंट से मकान नहीं बन सकता है, या फिर लकड़ी का बनाएगा तो उसको प्लांट चाहिए होगा, खाना भूख लगेगा तो कुछ तो खाएगा, मिट्टी फांकेगा नहीं, या तो जानवर मार के खाएगा या पेड़ काट के खाएगा, तो उसको ये 4 बेसिक चीजें चाहिए। तो यहां सबसे पहले देखिए लैंड की बात करते हैं। तो लैंड है ना, ये तो खैर सबको आपको रटा रटाया हो जाना चाहिए कि 70% से ज्यादा आपका पानी है अर्थ पे, और बाकी जो बच रहा है वो लैंड है। जैसे देखिए यहाँ पे ओनली अबाउट 30%, मोटा मोटी 30% के आसपास है। और इसमें मतलब है कि यहाँ पे यही चीज एक लाइन इंपॉर्टेंट है, बाकी यहाँ पे ये वही कहता है ना, इस जगह पे यही कहता है कि आपका लैंड में वेरिएबिलिटी है। मैंने कहने का ये अर्थ हुआ ना कि ऐसा नहीं है कि आपका ये जो 30% लैंड है ये यूनिफॉर्म है या बिल्कुल एक जैसा है या सारे के सारे लैंड अच्छे हैं। कुछ के टेरेन रफ है, मतलब कुछ का स्ट्रक्चर बहुत रफ है, कुछ जगह पे आप खेती नहीं कर सकते हो, कुछ जगह पे आप रह भी नहीं सकते हो, कुछ जगह पे पेड़ पौधा नहीं उग सकता है, जानवर नहीं रह सकता है, कुछ जगह पे रह सकता है। तो ये लैंड जो है ना इसके अंदर बहुत वेरिएबिलिटी है। लैंड आपका गुड क्वालिटी का भी है, गुड क्वालिटी का भी है कहने का मतलब है कि वहां पे आपका क्या होगा, लाइफ सस्टेन करेगा। लैंड जो है वो आपका पुअर क्वालिटी का भी है, जहां पे आपका लाइफ सस्टेन नहीं करेगा। कई एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं, जैसे क्या है कि हायर माउंटेन्स पे चले जाओ, या फिर कि आप एकदम हॉट डेजर्ट के मिड में चले जाओ, किनारे किनारे रहोगे तो कम से कम ग्रासलैंड वगैरह दिखेगा। ओएसिस रहेगा तो फिर तो ठीक है, लेकिन ओएसिस से आप दूर चले गए एकदम मिड में, तो वो सब ऐसे जगह है जहां पे आप नहीं रह सकते। बहुत से जैसे इंडिया में एग्जांपल ले लीजिए, जो आपका ये ट्रांस हिमालयन से सियाचिन ग्लेशियर से वहां पे रहना बहुत मुश्किल है। नॉर्थ ईस्ट के कुछ इलाके मिजोरम मणिपुर के आसपास है जहां पे क्या है ना, बहुत सारे पहाड़ है चेन में, जहां कोई फ्लैट एरिया नहीं जहां प्रॉपरली रहा जा सके, तो वहां पे पॉपुलेशन बहुत स्पार्स होगा। तो ये यहाँ पे बता रहा है। अब जैसे यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दिया है आपका कि कैसे यहाँ पे सेटलमेंट वगैरह किया है, एक जगह का नाम है ऑस्ट्रिया का, कि कैसे आप देखो कि यहाँ पानी आ रहा है इस जगह पे, पानी और उसी पानी के इर्द गिर्द आपका क्या है सेटलमेंट्स बढ़ा है। कुछ लोग यहाँ खेती कर रहे हैं, कुछ लोग इस पानी का यूटिलाइजेशन कर रहे होंगे, इसी खेत पे जानवरों को चरा रहे होंगे। तो यही सब आपका यहाँ पे यही सारा दिया कि मतलब लैंड का क्या यूज आप कर सकते हो। तो लैंड आपका क्या यूज हो सकता है, लैंड पे आप अपने आप को सेटल कर सकते हो, जमीन एक सरफेस देगा जहां घर बनाओगे। लैंड पे आप क्या कर सकते हो, फार्मिंग कर सकते हो, मैंने एग्रीकल्चर। लैंड पे आप क्या रख सकते हो, लाइफ स्टॉक को आप रख सकते हो, वहां पे घास उगेगा उसको आप चरा सकते हो। और लैंड पे आप क्या प्लांट कर सकते हो, ट्रीज, जिसका इस्तेमाल क्या होगा लॉगिंग इंडस्ट्री में, मतलब इसी पेड़ को काट के लकड़ी बेच के आप कमर्शियली फायदे में भी रहोगे, एंड प्लस है क्या कि सबको अपना फायदा भी होगा, कि एक तरह से पैसा भी कमाओगे, और पैसा नहीं भी कमाओगे तो जिसको लकड़ी का जरूरत है उसका जरूरत क्या है फुलफिल रहेगा। तो इस तरह से आपके क्या है ना कई सारे यूजेस है। इसी पे आप क्या करोगे, डेवलपमेंट भी तो करोगे ना। डेवलपमेंट करने के लिए ऐसा थोड़ी हवा में आप मीनार लटका दोगे या बिल्डिंग्स बना दोगे या फ्लाईओवर्स, वो क्या होगा जमीन पे ही बनेगा। तो अब आता है क्वेश्चन क्या, लैंड यूज का। लैंड यूज क्या है, नाम से ही पता चला इस्तेमाल करने लायक। देखो क्या कह रहा है कि अलग अलग पर्पस के लिए हम यूज कर सकते हैं, अभी जस्ट बताया ना, इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, लैंड यूज। अब ये जो लैंड यूज है ना, यहाँ पे वही है कि लैंड यूज किससे डिटरमाइन होगा, कि जो लैंड को यूज कर रहे हैं तो वो डिटरमाइन कैसे कैसे होगा। तो डिटरमाइन होगा कि वहां का क्लाइमेट क्या है, वहां पे जो आपका सॉइल है वो कैसा है, वहां की आपकी लोकल ज्योग्राफी क्या कैसी है, टोपोग्राफी, ये सब है। या वहां पे जो भी अदर रिसोर्सेस है जैसे कोल हो गया, मिनरल्स हो गया, ये सब कैसे अवेलेबल है, डेवलपमेंट का क्या चांसेस है, वो आपको बताएगा कि क्या क्या कैसे आपका लैंड का यूज हो सकता है। जैसे मान लो किसी एग्जांपल खुद से जो है ना जॉट डाउन करते रहिए, कि जैसे आपका क्या है ना
कि मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आप इंडो गैंजेटिक प्लेन में आ गए, प्लेन एरिया है, नदी आ रहा है, फर्टाइल मिट्टी लेके आ रहा है, तो प्लेन एरिया है, समतल एरिया है, तो वहां पे कंस्ट्रक्शन करना क्या होगा, आसान होगा। वहां पे फर्टाइल मिट्टी आ रहा है तो खेती करना आसान होगा। तो आप देखोगे कि अच्छा खासा पॉपुलेशन वहां पे क्या होता है, सेटल्ड रहता है। लेकिन वही है कि आप डेजर्ट में चले जाओ, डेजर्ट में आपको पानी पहुंचाना बहुत मुश्किल है, डेजर्ट में पानी नहीं है अवेलेबल, डेजर्ट में फर्टाइल मिट्टी नहीं है, डेजर्ट में आपका वेजिटेशन नहीं है, तो वहां पे बहुत ज्यादा इंडस्ट्री का सेटअप या बहुत ज्यादा ज्यादा बड़े बड़े बिल्डिंग डेवलपमेंट्स कर पाना पॉसिबल नहीं है, खेती कर पाना वहां पे पॉसिबल नहीं है, फल फूल उगा पाना वहां पे पॉसिबल नहीं है। अब देखिए लैंड दो तरह का होता है, एक होता है प्राइवेट लैंड और एक आपका क्या होता है, कम्युनिटी लैंड होता है। नाम से ही पता चल गया, देखो प्राइवेट है, आपने जो है खरीदा, कुछ पैसे लगाए और आपने जो है 10 कट्ठा जमीन खरीद लिया, उस पर आप अपने लिए घर बनाओगे, खेती करो, जो भी करोगे वो आपकी अपनी पर्सनल चीज है। उस पर कोई भी एनी पर्सन की कल को क्या है कि हम गए और कहे कि नहीं नहीं इस पे हम खेती करेंगे, हटो हटो, तो ये राइट मेरा नहीं होगा। तो जो भी चीज है जो आपका पर्सनल है, जिसपे बाकी लोग आपसे बिना पूछे इन्वेड नहीं कर सकते हैं, तो वो हाँ, अगर ही इसको आपने किसी को बेच दिया तो फिर उसका हक हो जाएगा, वो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो जाएगी। लेकिन कम्युनिटी है, जैसे आपके एरिया में क्या है, कोई पार्क है, तो वहां पे क्या है कि आप, हो सकता है फ्री हो या हो सकता है 5 10 20 रुपया का चार्ज हो, उसमें आप सब लोग जा सकता है, हर कोई झूला झूल सकता है, किसी को कोई ऐसा नहीं कि हाँ ये एरिया मेरा है, कोई वहां जाके ये नहीं कह सकता ये मेरा रिजर्व्ड एरिया। अगर वो कह रहा है तो आपको पूरा हक बनता है उसको अपोज करने का, क्योंकि ये कम्युनिटी लैंड है, सबका कॉमन है। तो ये दो टाइप के आपके लैंड होते हैं। अब यहां पे देखिए क्या हो रहा है कि हम सबका, सिंपल सा लॉजिक समझो, इसमें जो कहानी गढ़ा है इतना, इसको देखिए समझिए। पीपल है, हम सबका पॉपुलेशन क्या हो रहा है, एवर इंक्रीजिंग है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हमारा बढ़ रहा है। पॉपुलेशन जब इतना ज्यादा बढ़ रहा है तो इस वजह से होगा क्या, हम डिमांड बहुत ज्यादा करेंगे, और जब हम डिमांड बहुत ज्यादा करेंगे तो किसी भी रिसोर्स का क्या करेंगे, रिसोर्स का हम यूज बहुत ज्यादा करेंगे, और इसी यूज को हम क्या कहते हैं, पहले तो ओवर यूज कहते हैं, और बाद में, और अगर हम नहीं रुके तो हम उसे क्या कहेंगे, ओवर एक्सप्लॉयटेशन कहेंगे। ये बेसिकली क्या है ना कि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड कम है, ये सोशल साइंस बेस्ड ज्यादा है। यहाँ पे आप जितना जितना सोच सकते हो सकता है 4 पॉइंट मैंने बताया आपको और 4 पॉइंट आता हो, तो ये वैसा चैप्टर है कि यहाँ पे ऐसा नहीं कि विंड का सिस्टम है, प्रेशर हाई प्रेशर लो या ओशन करेंट्स, ऐसा कुछ भी नहीं है कॉन्सेप्ट। यहाँ आपको लॉजिक खुद अपने आसपास देखना है, अपने सोसाइटी में देखना है कि हो क्या रहा है। तो हुआ क्या, पॉपुलेशन क्यों बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, तो क्योंकि हमें जो है ना बढ़ते समय के साथ फैसिलिटीज ज्यादा मिल रही है, इस वजह से पॉपुलेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जितना ज्यादा फैसिलिटीज मिलेगा, जैसे क्या था कि अब हमें क्या है कि बहुत हाइजीनिक रहने की आदत हो चुकी है, हम एजुकेट हो चुके हैं, हमें हेल्थ केयर फैसिलिटी मिल रहा है, तो हमारा लाइफ स्पैन बढ़ रहा है, लाइफ स्पैन बढ़ रहा है, फर्टिलिटी बढ़ रहा है, तो जिससे नए प्रोजेनी ज्यादा आ रहे हैं और डेथ रेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ऑल तो अभी ऐसा हाल है कि बहुत सारे कंट्रीज है जहां पे क्या हो गया है, बराबर हो गया, या कई कंट्रीज ऐसे हैं जो सुपर एज कैटेगरी में चले गए, जैसे साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया। लेकिन एक जनरल ट्रेंड है, जब हम अर्ली एंशियंट टाइम से अभी कंपेयर करें तो हमारी जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, जिस वजह से पहले यूज होता था, अब क्या हो रहा है, मिस यूज हो रहा है। तो ऑब्वियसली ये रिसोर्स क्या कर जाएंगे, ये रिसोर्स हो जाएंगे डिप्लीट, ये रिसोर्स हो जाएंगे डिग्रेड, डिग्रेड मतलब खराब होना, डिप्लीट मतलब खत्म हो जाना। तो अब यहाँ पे वही कुछ एग्जांपल्स ऐसे दिखाया डायग्राम में कि कैसे कैसे देखो लोग सब अपना लैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपने लैंड को खराब कर लिया तो अब क्या करोगे, कंजर्व करोगे अलग अलग तरीकों से। अब लैंड को कंजर्व करने का अलग अलग तरीका है, जैसे हम क्या कर सकते हैं, मिस यूज कम कर सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है फैमिली प्लानिंग के मदद से उन पॉपुलेशन को हम क्या करें, कंट्रोल करें, तो अपने आप डिमांड थोड़ा कम होगा। उसके अलावा मिस यूज को हम कम कर दें, या ओवर यूज, कि कभी कभी क्या होता है ना कि पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है लेकिन एक इंसान को बहुत सारा एक्यूमुलेशन करने का आदत है, जिस वजह से अननेसेसरी बहुत ज्यादा ओवर यूज होने लगता है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। साथ ही साथ कहीं पे मान लो पेड़ वेड़ काटने से पॉल्यूशन वगैरह बढ़ गया तो हम प्लांटिंग कर सकते हैं, प्लांटिंग ट्रीज, प्लांटिंग ट्रीज, इसको हम क्या कहते हैं, एफॉरेस्टेशन, या फिर हम कह सकते हैं रिफॉरेस्टेशन। दोनों में हल्का सा फर्क है, देखो री में अगेन लगा है, मतलब पहले कोई जंगल था उसको काट दिया गया, फिर से दोबारा वहां जंगल उगाया जा रहा है अगेन, तो आप उसको कहेंगे रिफॉरेस्टेशन। लेकिन मान लो कहीं पे पहले से जंगल नहीं था, हो सकता है कोई सेटलमेंट हो, अब लोग वहां से खाली कर दिए, जमीन बंजर पड़ गया, तो उस जगह पे हम पहली बार कोई जंगल डेवलप करते, तो उसे हम क्या कहेंगे, एफॉरेस्टेशन।
ऑल्दो लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम में कोई चीज ऐसा नहीं कह सकते आपकी पहली बार हो रहा है, लेकिन जो आपने एक्सपीरियंस किया उस दौरान तो क्या है, आप पहली बार ही देख रहे हो, तो उसको हम एफॉरेस्टेशन कहेंगे। या जो भी आपका क्या है कि अदर प्रोडक्ट्स जो पॉल्यूटेंट्स है, उस पॉल्यूटेंट्स का इस्तेमाल हम क्या करेंगे, कम करेंगे, क्योंकि जीरो कर पाना पॉसिबल नहीं है, डेवलपमेंट के ऐसे स्टेज में आ गए हैं। तो जैसे जरूरत से ज्यादा अगर हम एग्रीकल्चर लैंड पे फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड यूज कर रहे थे तो थोड़ा कंट्रोल करेंगे, ऑर्गेनिक मैन्योर्स पे जाएंगे। आजकल नेचुरल फार्मिंग बहुत चर्चे में है कि भाई नेचर बेस्ड जो सोल्यूशन है उसी को अपना लो, मैन्योर बनाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, जैसे गुड़ हो गया, नीम हो गया, इन सब के इस्तेमाल से। तो ये सब करेंगे तो लैंड का क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन हो सकता है। इसी लैंड का कॉम्पोनेंट ऑफ लैंड, इसी लैंड का अपना एक कंपोनेंट है जिसे हम कहते हैं क्या है, सॉइल। ठीक है, सॉइल कुछ भी नहीं है, ये आपका जो है ना पाउडर्ड लाइक मटीरियल, पाउडर्ड मटीरियल जो लैंड पे है ना, पाउडर्ड मटीरियल जिसमें आपके कुछ एसेंशियल मिनरल्स है जो कि एसेंशियल है फॉर प्लांट ग्रोथ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉइल कहते हैं, वही अपना कहलाता है सॉइल। अब ये ऐसा नहीं कि हमेशा से सॉइल प्रेजेंट था, सॉइल आपका फॉर्म होता है, रॉक्स वगैरह था, ऐसा माना जाता है कि आपका मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगता है, तब जाके 1-2 इंच मोटा सॉइल बनता है। इसलिए सॉइल को भी कंजर्व करना जरूरी है। रॉक्स है तो उस पर कई सारे फैक्टर्स आपके काम करते हैं और इसको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं पाउडर के फॉर्म में, और तब जाके आपका क्या बनता है, सॉइल बनता है। तो यही ब्रेक डाउन प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या है, वेदरिंग कहते हैं। अब बहुत सारा फैक्टर, जैसे मान लो क्या है, पत्थर जो है उसके ऊपर बार बार हवा पानी आके जो क्या कर रहा है ना, ये एक प्रेशर लगा रहा है, घिस रहा है, घिसते 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 वो आपका क्या होगा, टूटने लगता है। और टूटते टूटते अब आप सोचो कि एक छोटा सा पत्थर को भी आप हवा पानी के भरोसे रख दिए या कोई भी नेचुरल एजेंट के भरोसे, तो उसको पूरा पिसने में समय क्या लगेगा, ज्यादा। वही कोई मशीन होता, थ्रेशिंग मशीन होता, कुछ होता, उसमें डाल देते, पिस जाता, जल्दी हो जाता। लेकिन ये नेचुरली दरारें बन जाएंगी, उसमें आपका क्या होगा, पानी जाएगा, पानी जब जमेगा तो आप सब जानते हो कि जमने पे पानी का वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो वॉल्यूम आइस बनने पे वॉल्यूम बढ़ेगा, तो दरारों के बीच से वो पत्थरों पे प्रेशर डालेगा और धीरे धीरे पत्थर टूटेगा। तो किसी भी आपका केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल, प्लांट्स का रूट पेनिट्रेट कर रहा है, पत्थर की दरारों में घुसता चला गया तो पत्थर टूट जाएगा। इन सभी फैक्टर से पत्थर टूटते हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्या है, वेदरिंग। और उसी वेदरिंग्स की वजह से आपका पाउडर्ड मटेरियल बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, सॉइल कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ कैलामिटीज है, कुछ केस स्टडी दिया है। देखिए केस स्टडी तो खैर ये आपको अपना देख लेना है, लर्न कर लेना है कि भाई हिमाचल में आपके किन्नौर में एक टाइम था जो बहुत बड़ा ये लैंडस्लाइड आया था पंगी विलेज में, जिस वजह से क्या है, और ये NH-22 हाईवे पे ये आपका इतना ज्यादा जो है ना ये हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे है, अभी भी आप रील वगैरह बहुत देखते होंगे कि काफी खतरनाक रोड है, वहां पे इतना भयंकर ये लैंडस्लाइड आया कि काफी ज्यादा लाइफ चला गया। अब ये लैंडस्लाइड होता क्या, देखो नाम ही है लैंड स्लाइड, खिसक जाएगा। कि मान लो ऐसे करके ये पहाड़ है और यहाँ से आपका कुछ मटीरियल्स है, उस मटीरियल पे क्या हुआ कि इसको स्लोप तो मिला ही हुआ है, ये जैसे ही लूज हो गया, लूज है, यहाँ पे आपका क्या है, अवेलेबल स्लोप है, ये बहुत अचानक से धम से नीचे गिरेगा। तो बहुत क्या है ना कि कह सकते हो इसको कि ये जो आपका मास मूवमेंट है, मास रैपिड मूवमेंट, जिसकी वजह से सोचो इतना बड़ा बड़ा पत्थर जो है ऊपर से इतना जोर से नीचे गिरेगा तो कितना ज्यादा डैमेज करेगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मास मूवमेंट ऑफ रॉक डेब्रीज डाउन द स्लोप, इसी को हम कहते हैं लैंडस्लाइड। और ये आपका ज्यादा कॉमन किधर होता है, हिली एरियाज में ये बहुत ज्यादा क्या होता है, कॉमन होता है। इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो ये आपका डिजास्टर मैनेजमेंट जो है, अब आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है डिजास्टर मैनेजमेंट आपको कौन से पेपर में बताए थे, GS पेपर 1 में था, 2 में था, या 3 में था, या 4 में था। तो यहाँ पे यही चीज आप क्या कर सकते, खुद ही सोचो ना कि पहाड़ पे ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो पहाड़ पे हम ये प्रॉब्लम आ रहा है तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम उस जगह का मैपिंग करके लोगों में अवेयरनेस फैलाएंगे। पहला काम तो यही है, क्योंकि नेचर को कंट्रोल कर पाना तो हमारे पॉसिबल में नहीं, हमारे वश में नहीं है, लेकिन हम ये तो कर सकते हैं ना कि भाई मिटिगेट कर सकते हैं। मिटिगेट मतलब इफेक्ट को थोड़ा कम कर सकते हैं। अब कोई अवेयर ही नहीं होगा तो उसको क्या है, आप बच्चे को बचपन से सिखाते हो ना कि ये आपका आग है, जल जाओगे, ये पानी है, नहीं सिखाओगे तो क्या होगा, उसको पता नहीं होगा, वो रैंडमली चीजों को छुएगा, डैमेज होगा, तो वो सीखेगा, तो उसको डैमेज क्या होगा, ज्यादा। तो हम ये कर सकते हैं कि अपने सैटेलाइट की मदद से, अपने टेक्नोलॉजी की मदद से एरिया को मैप कर सकते हैं, मतलब पता लगा सकते हैं कहाँ कहाँ प्रॉब्लम ज्यादा हो सकता है, और लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि देखो यहाँ सोच समझ के जाना, यहाँ मानसून के सीजन में मत जाना, बारिश की वजह से
और ट्रिगर होगा तो लाइफ को थ्रेटन करेगा, ये काम कर सकते हैं। दूसरा ये कर सकते हैं कि जैसे ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, तो यहाँ पे हम कुछ ऐसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और इधर से अपना रोड जा रहा है तो यहाँ कुछ कंस्ट्रक्ट कर देंगे तो यहीं पे आकर रुक जाएगा, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह कर सकते हैं। वो हो सकता है कंस्ट्रक्टिंग मटेरियल हो सकता है, या ट्री वगैरह प्लांट कर सकते हैं। ट्री का जो प्लांट वगैरह है वो रूट जो है उसको चीजों को होल्ड करके थोड़ा रखता है, तो इम्पैक्ट क्या करेगा, कम पड़ेगा। साथ ही साथ अगर ट्री वगैरह है तो उससे टकरा के बहुत सारा डेबरी उसी के आसपास क्या होगा, जमा हो जाएगा। तो वही यहाँ पे इतना सारा पॉइंट में लिखा हुआ है। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब ये देखो यहाँ पे वही है, सॉइल का आपका लेयर दिया है। सिंपल सा लॉजिक सा बात है, जो सबसे ऊपर लेयर होगा प्लांट मटेरियल या एनिमल जो भी है सब, तो यहीं पे आके क्या होगा, जमा होगा। जमा होगा यानी कि हाँ ये फर्टाइल लेयर होगा तो यहाँ पे आपका वेजिटेशन वगैरह ग्रो करेगा। उसके जस्ट नीचे होगा तो सब सॉइल। ऐसे हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे, ओ रीजन, ए रीजन, ई रीजन, बी रीजन, सी रीजन, आर रीजन। अभी इतना समझ जाओ। उसके नीचे आएगा तो टूटता हुआ पत्थर मिलेगा, और उसके नीचे तो मेन रॉक मिलेगा। ये अभी टूटा नहीं है, इसको हम कहेंगे अनवेदर्ड रॉक। अब यही पे देखो क्या है तुम्हारा, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल, सिर्फ 1 सेंटीमीटर। और याद रखना 1 इंच में कितना होता है तुम्हारा, 2.54 सेंटीमीटर शायद। तो अब देख लीजिए फैक्टर क्या क्या होगा। देखो फैक्टर सिंपल सा बात है ना, किसी भी जगह पे ना जब आपसे फैक्टर पूछा जाए तो आप सोचो, आप पूछो कि भाई बन कैसे रहे। जैसे आप फिजिक्स ही पढ़ रहे हो, मान लो फॉर एग्जांपल आप फिजिक्स पढ़ रहे हो और आपको फॉर्मूला दे दिया कि अच्छा ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू Gm1m2/r²। अब आपसे पूछेगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, तो आप कहोगे ना कि अच्छा ये बना फोर्स ऐसे है तो कम से कम कुछ नहीं तो मास और डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट्स पे तो डिपेंड कर ही रहा होगा। सेम यहाँ पे भी है भाई, बन रहा है पत्थर पे तो किस पे डिपेंड करेगा, रॉक पे डिपेंड करेगा। साथ ही साथ वहां पे प्रिवेलिंग टेम्परेचर पे, अगर टेम्परेचर नॉर्मल रहता है तो पत्थर के ऊपर हार्श कंडीशन ज्यादा नहीं पड़ेगा तो धीरे धीरे टूटेगा। लेकिन क्या है कि जैसे आपका बहुत ज्यादा ठंडा पड़ गया, बहुत बारिश हो गया, बहुत गर्मी हो गया, तो ऐसे में पत्थर पे स्ट्रेस क्या पड़ेगा, ज्यादा पड़ेगा। साथ ही साथ वहां पे पहले से प्रेजेंट जो वेजिटेशन है, क्योंकि अभी जस्ट बताया था ना बायोलॉजिकल वेदरिंग भी होता है पत्थरों का, तो उसके रूट्स जो है पेनिट्रेट करेंगे तो क्या करेंगे, पत्थरों को और भी ज्यादा तोड़ेंगे। प्लस वो खुद एक लाइफ है, मरेगा तो मिट्टी में जाएगा, मिलेगा, डिकम्पोजिशन होगा तो फर्टिलिटी और ऐड करेगा, मिट्टी का अमाउंट और बढ़ेगा। उसके बाद आपका क्या है, वहां पे प्रिवेलिंग क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशन। वहां पे आपका क्या है कि किस तरह का जो है आपका टोपोग्राफी है, टोपोग्राफी। वहां पे किस तरह का हम लोगों का डेवलपमेंट है। अब मान लो कि पेड़ पेड़ सब काट के हम खाली हर जगह बिल्डिंग और कंक्रीट ही बना दिए हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या है आपका जो इरोजिंग फोर्सेस वगैरह है उससे एक्सपोजर तो कम हो गया ना। कि आप क्या है कि पूरे सॉइल के लेयर पे कंक्रीट बिछा दिए तो बाहर से जो आपका पानी जाता, जो आपका ये विंड का इम्पैक्ट पड़ता वो कम पड़ेगा, तो सॉइल का फॉर्मेशन क्या होगा, स्लो होगा। तो यहाँ पे देखो वही सब दिया है, पेरेंट मटेरियल जिससे बनता है, क्लाइमेट, टाइम कितना समय लगता है, हाँ एक और फैक्टर डाल सकते हैं। वहां पे जो वेजिटेशंस वगैरह है पहले से जो प्रेजेंट है, यानी कि हम लोग, हमारा डेवलपमेंट। और साथ ही साथ रिलीफ, रिलीफ कुछ नहीं है, जो ये आपका ऑल्टीट्यूड एंड स्लोप है। मान लो क्या है कि कोई पहाड़ है ऐसा, तो ये क्या होगा, जल्दी से गिर जाएगा। तो गिर जाएगा तो ऐसे में होगा क्या, बहुत तेजी से बैंग करेगा तो पत्थर यहाँ टूट जाएगा। अब यहाँ पे अपना जमा है तो धीरे धीरे अपना हो रहा है डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पहाड़ के स्लोप पे डिकम्पोजिशन नहीं होगा। स्लोप पे जो है वेदरिंग अगर आपसे कोई पूछ ले तो कहना कि देखो स्लोप पे वेदरिंग नहीं होगा, स्लोप के मदद से हो सकता है, क्योंकि यहाँ टिक नहीं ना रहा है रॉक। रॉक जो है क्या मौका पाके नीचे आ जा रहा है, तो स्लोप मदद क्या, अच्छा ठीक है तुम नीचे जाओ, नीचे अचानक से जाओगे, फोर्स पड़ेगा तो तुम टूटोगे। अब नीचे तुम्हारा स्लोप नहीं है तो तुमको अपना समय ज्यादा मिलेगा, और जितना ज्यादा समय मिलेगा वेदरिंग उतना क्या होगा, आराम से होगा। एक काम है, उस काम को जितना आप समय दोगे और उतना अच्छे से होगा, और उतना ही ज्यादा अमाउंट में क्या है आपका सॉइल का फॉर्मेशन होगा। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है कि डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर। अगेन वही सेम फैक्टर, लैंड का ही जो है ना वही आपका सॉइल का भी है, सेम चीज। पॉपुलेशन बढ़ा, पॉपुलेशन बढ़ा तो हमने डिमांड किया, हमने एग्रीकल्चर किया, हमने पॉल्यूटेंट्स रिलीज किए, हमने पूरी तरह से सॉइल को खराब कर दिया। तो अब आप उसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कुछ मेथड है, ऐसा नहीं है कि ये कंप्लीट मेथड है, ये तो कुछ ही मेथड है। मल्चिंग जैसे क्या है कि आप जो है स्ट्रॉ वगैरह से, घास फूस से, सूखा घास फूस से मिट्टी को अगर आप कवर कर दो तो उसका मॉइस्चर जल्दी नहीं उड़ेगा, उसी को क्या कहते हैं, मल्चिंग कहते हैं। कॉन्टोर बैरियर, किनारे किनारे में बैरियर लगा देना, जैसे यहाँ पे ऐसे ऐसे करके
किनारे किनारे में ऐसे बैरियर लगा दिए, ऐसे बैरियर लगा दिए। तो ऐसे में होगा क्या ना कि कोई चीज अचानक से नहीं जाएगा, यहाँ समय मिलेगा रिटेन करने में। तो ऐसे में आपका क्या है, सॉइल का फॉर्मेशन होगा अच्छे से। उसके बाद है रॉक डैम। तो ये आपका एक तरह से होता क्या है कि जो पानी वगैरह है ना उसको फ्लो को थोड़ा रोकने के लिए, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं हिली एरियाज में स्पेशली और भी ज्यादा कि यहाँ पे पत्थर वगैरह, लेकिन ये रिस्की भी हो सकता है क्योंकि फिर पत्थर ला रहे हैं तो लैंडस्लाइड का खतरा होगा। लेकिन एक काम कर सकते हैं, निचले एरिया में डालेंगे तो इम्पैक्ट क्या होगा, कम होगा। पानी जो आ रहा है रिस्क के, उसका स्पीड जो जितना तेजी से वो पहले भाग जाता अब थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, तो वाटर का लॉस कम होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारा है, टेरेस फार्मिंग हो गया आपका, मिक्स्ड क्रॉपिंग हो गया। तो कई सारे ऐसे मेथड्स हैं ना जिससे आप सॉइल की फर्टिलिटी बरकरार रख सकते हो। जरूरत से ज्यादा फर्टिलाइजर नहीं इस्तेमाल करना, केमिकल नहीं इस्तेमाल करना, या फिर कि एकदम नेकेड नहीं छोड़ देना, कुछ घास या प्लांट लगा के रखना, नहीं तो एकदम नेकेड होगा ना तो वाटर विंड के मदद से सॉइल का इरोजन क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। यही सब पिछले चैप्टर में भी, पिछले क्लासेस में भी देखे थे। टेरेस फार्मिंग देख लो, किनारे किनारे ये जहाँ पे चाय पत्ती उगता है ना उन सब एरियाज में जाके देखना, देख लो ऐसे टेरेस किनारे किनारे ऐसा लग रहा है कि सीरी जैसा बना है। वो इसीलिए ताकि ऐसे पानी आएगा तो यहाँ थोड़ा देर रुकेगा, यहाँ थोड़ा देर रुकेगा, यहाँ थोड़ा देर रुकेगा। तो ये हो सकता है। ये कॉन्टूर प्लाविंग है, किनारे किनारे में आपका प्लाविंग करना। उसके बाद शेल्टर बेड्स है। ये आपका शेल्टर बेल्ट्स जो है ना, स्पेशली जहां पे विंड बहुत पोटेंट फोर्स होता है ना उस जगह पे होता है, ताकि यहाँ से यही चीज तो आपका अफ्रीका में जो है ना साहिल रीजन में यूज किया जाने वाला है। जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा लगभग 20-22 कंट्री से जो है तब ईस्ट टू वेस्ट पूरा ट्री प्लांटेशन हो जाएगा ना, तो सहारा साइड से जो विंड सैंड लेके आ रहा था ना वो ये शेल्टर बेड्स जो है ये आपका क्या करेगा, रोकेगा। टेरेस फार्मिंग हो गया, इंटरक्रॉपिंग हो गया कि जो अल्टरनेट रोज में आप अलग अलग टाइम के, मतलब खेत को खाली नहीं छोड़ना है। कि जैसे मान लो एक को हम मई में लगा रहे हैं और वो हार्वेस्ट सपोज है कि आपका हो जा रहा है, मान लेते हैं कि नवंबर में, तो दूसरे रो में हम ऐसा लगा देंगे जो कि मई में है लेकिन हार्वेस्ट जो है वो तुम्हारा थोड़ा दिसंबर में होता होगा। तीसरे में ऐसा लगा दिया जो मई से सितंबर चलता होगा। मतलब खेत को कभी खाली नहीं छोड़ना है। कॉन्टूर प्लाविंग अभी जस्ट बता दिया, शेल्टर बेल्ट्स भी बता दिए। अब ये एक्टिविटीज है, ये यही बता रहा है, देखो यही बता रहा है। खुद भी करके देखना, जैसे खाली गमला में आप पानी डाल के देखना, देखोगे बहुत ज्यादा पानी जब पड़ जाता है ना तो नीचे से गमले के छेद से जो है ना आपका बहुत ज्यादा मिट्टी निकल रहा होता है। लेकिन वही है जिस गमला में पेड़ लगा है ना उसमें अगर आप पानी ज्यादा डाल दोगे ना तो उसके नीचे से जब पानी रिसेगा ना तो उसमें मिट्टी बहुत ज्यादा नहीं रहता है। अब आता है हमारा अगला रिसोर्स, दैट इज वाटर। वाटर का भी यही राम कहानी है। यहाँ पे देखो क्या है कि ये सब आपका ड्रिपिंग ट्रैप जो है, मतलब एक केस स्टडी है, ऐसा नहीं कि डेटा आपको याद करने, क्योंकि ये वेरी करते रहता है। मतलब ये आपको बता रहा है कि पानी के साथ हम कर क्या रहे हैं, कितना पानी अवेलेबल है, कितना हम डिस्ट्रॉय करते हैं, वो बता रहा है। तो यहाँ पे भी आपका क्या है ना, ये पूरा स्टोरी है पिछले चैप्टर्स में, पिछले क्लासेस के इसमें भी आपको बताया गया है, वहीं से डेटा लिया, कुछ नया नहीं है। अवेलेबिलिटी पहले जांचिए कि अर्थ पे वाटर का अवेलेबिलिटी है कितना। तो बताए थे ना कि मैक्सिमम तो आपका क्या है, ओशंस और पोलर आइस कैप्स अब बर्फ के ही फॉर्म में है। पीने लायक तो मतलब पोटेबल, पोटेबल का मतलब होता है कि पीने लायक। पोटेबल वाटर तो आपका 1% से भी कम है जितना टोटल अर्थ पे है। वही डेटा यहाँ पे राम कहानी जो है गाया है। तो ये यहाँ पे वही कह रहा है कि जो फ्रेश वाटर है, और फ्रेश वाटर में भी आप सब नहीं पी सकते, तो उसमें भी आपका पीने लायक बहुत कम है। तो ये काफी ज्यादा प्रेशियस है। जो चीज कम अवेलेबल होता है, सोना चांदी हीरा मोती ये सब कम अवेलेबल है, इसलिए देखते हो उसका दाम ज्यादा है। तो ये वही कह रहा है ना कि आपका जो है कि वाटर को आप क्या करते हो, ना ऐड कर सकते हो ना सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। वाटर किस मूवमेंट में था, साइकिल, वाटर साइकिल। पिछले क्लासेस के साइंसेस सब में भी हम लोग पढ़े हैं कि अर्थ पे जो भी पानी है सन के हीट से वेपोरेट हुआ, ऊपर गया, वापस आया। आपने इसमें कुछ नया नहीं ऐड किया है, ना कुछ रिमूव करे, रिसाइकल हो रहा है। उसी रिसाइकलिंग में हमें ध्यान देना होगा। ये यहाँ पे पूरा वाटर साइकिल का चक्र बताया है, उसी में हमको ये ध्यान देना होगा ना कि इस साइकिल के दौरान क्या है कि पानी कम गंदा हो। जितना कम गंदा होगा उतना हमको अच्छे से अवेलेबल मिलेगा। तो अब यहाँ पे देखो वही सारा चीज है, ये पूरा दिया है राम कहानी कि हम लोग पानी कहाँ कहाँ यूज करते हैं। हम अपने हर एक डेली एक्टिविटी हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर कोई सा भी हो गया, माइनिंग का सेक्टर हो गया, या फिर हम किसी भी तरह का इंडस्ट्री लगाते हैं तो उसमें इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, कूलेंट, किसी भी फॉर्म में। कोई आपका सर्विस सेक्टर है तो वहां पे लोग काम करेंगे तो उनको पानी चाहिए होगा पीने के लिए, कुछ नहीं तो कम से कम पीने के लिए तो पानी चाहिए। हर जगह पानी का इस्तेमाल है।
हर एक जगह। इनफैक्ट आप किसी तरह का रिसर्च कर रहे हो, आप कुछ भी जो है प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, हर जगह किसी न किसी रूप में आपको पानी चाहिए। तो पानी तो आपको चाहिए। और अगेन वही सेम थ्योरी है, हम ह्यूमंस है, हमारा पॉपुलेशन डेवलपमेंट की वजह से बढ़ रहा है, इसकी वजह से हम पानी का भी क्या कर रहे हैं, ओवर यूज। तो इस वजह से हमने पानी का कर क्या दिया है, एक्सप्लॉयटेशन। वो भी अब एक्सप्लॉयटेशन नहीं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर दिया हमने। तो यही सब यहाँ पे कहा है कि हम इतना अर्बनाइजेशन कर दिए हैं, इतना डेवलपमेंट कर दिए, इतने लोग एक जगह जमा हो गए हैं कि सब जो है ना अपने, और इतना हम लोग मिसमैनेजमेंट, और इसके साथ साथ ये तो है ही, प्लस हमने क्या किया है, रिसोर्स जो हमें मिला है ना उसका हम मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं। कि ठीक है, मान लो ये पॉपुलेशन ज्यादा है तो हम लोग कुछ तरीके से यूज कर सकते हैं, लेकिन नहीं, अननेसेसरी डंपिंग कर रहे हैं। कोई सोच नहीं रहा, सबको लग रहा है कि हमें क्या फर्क पड़ता है, हमने अपने घर से निकाल दिया कचरा और ले जाके जो है ना गंगा में बहा के पाप धो लेते हैं। लेकिन उससे क्या होता है, इन रिटर्न कर्मा हिट्स बैक। सब घूम घाम के हमारे पास तो आना ही है कभी ना कभी, तो पानी को हम कर देते हैं। यही है वॉट प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। यहाँ कुछ आपके एग्जाम्पल्स दिए हैं कि आप आज के डेट में मैप पे कोई कंट्री उठाओ, किसी कंट्री पे ऐसा सिचुएशन नहीं है कि पानी जो है, पानी का, लैंड का, सॉइल का क्राइसिस नहीं है, बायोडाइवर्सिटी का क्राइसिस नहीं है। हर जगह किसी न किसी रूप में आपका क्राइसिस परसिस्ट कर रहा है। कहीं पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से हो रहा है, कहीं ओवर यूज ऑफ लैंड से हो रहा है, कहीं एक्सेस पेस्टिसाइड मैन्योर से हो रहा है, कहीं पे एक्सेस आपके पोल्यूटेंट से हो रहा है, कहीं पे एक्सेस ह्यूमन एक्सक्रीटा के डिपोजिशन से हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम है, पाप की है तो पाप का प्रायश्चित करना होगा। तो हमें क्या करना होगा, कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन करने के लिए अगेन वही है कि सबसे पहले तो हमें अवेयर होना है, पहले समझना है कि सच में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। ये सब जगह आप लगा सकते हो। दूसरा, एक शब्द में कहो। अब आप इतने होशियार हो गए हो कि अब आप जो है ना चीजों को कंपाइल कर सकते हो कम शब्द में। अब आप मेंस आंसर राइटिंग करोगे तो ऑब्वियसली इसको तोड़ना 5-6 पॉइंट्स में, लेकिन ऐसे एक शब्द में समझो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। किसी भी प्रॉब्लम का 2 शब्द में सोल्यूशन, कुछ भी। ठीक है, हमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए हमको बहुत सारा लैंड चाहिए। बहुत सारा लैंड लेंगे तो उस पर रखा हुआ सॉइल भी खराब होगा। और जब हम बहुत सारा डेवलपमेंट करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो पोल्यूटेंट्स रिलीज होगा, हमसे वेस्ट बनेगा तो वो रिलीज होगा। हो सकता है वो सॉइल में रहे, हो सकता है बह के पानी में चला जाए, पानी गंदा होगा। तो क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि जो जरूरत है उतना काम करते हैं, अननेसेसरी डेवलपमेंट को अवॉइड करते हैं। और कहीं मान लो नेसेसरी है डेवलप करना, कनेक्टिविटी बनाना, जैसे बॉर्डर एरियाज पे नहीं बनाएंगे तो दुश्मन कभी भी हमारे ऊपर क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। तो वहां तो कुछ प्रोजेक्ट्स बनाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आप उस जगह पे बनाओ और वहां जो लॉस हो रहा है उसका कंपनसेशन करो। कहीं और कुछ प्लांट्स लगा दो, कहीं और कुछ वाटर रिजर्वॉयर को आप जो है रिकवर कर लो। तो यही सब कुछ आपका जो है ना मेथड वगैरह दिया है कि कैसे आप कर सकते हो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पानी का ओवर यूज मत करिए, घर में टैप को बंद कर दीजिए। उसके बाद आपका क्या आता है कि इंडस्ट्री का पोल्यूटेंट चेक कर लीजिए, ट्रीटमेंट कर लीजिए, उसके बाद रिलीज कीजिए। हॉस्पिटल से, घर से जो वेस्ट निकल रहा है उसको सेग्रीगेट कर लीजिए। वो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स वगैरह टॉक्सिक चीज है उसको मत फेंकिए। या फिर कि आपका जो एग्रीकल्चर करते हो तो वहां अननेसेसरी जो है हैंडपंप से या कोई भी पंपिंग सिस्टम से जो पाइप निकला है उसको ऑन करके छोड़ दिए, बस पानी निकल रहा है, क्रॉप को भी नुकसान और पानी का भी नुकसान। उससे अच्छा आप क्या कर सकते हो, आप प्रिसीजन इरिगेशन कर सकते हो प्रिसाइज फॉर्म में, जैसे ड्रिप इरिगेशन हो गया, जैसे स्प्रिंकलर का इस्तेमाल हो गया। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम में दिया कि एक जगह लगा दो, ऐसे फव्वारे के फॉर्म में निकला, तो यहाँ पे थोड़ा वॉल्यूम क्या रहेगा, कम रहेगा। तो ये फवारे के फॉर्म में निकलेगा और बहुत ज्यादा मिट्टी को भी ये नहीं करेगा। और ड्रिप का मतलब होता है ना कैसे पाइप लगा दी है, पाइप, और यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पेड़ है उसका जड़ है, ये पेड़ है उसका जड़ है, ये पेड़ है उसका जड़ है, उसके बगल से पाइप जा रहा है और यहाँ से बूंद बूंद करके, बूंद बूंद। ड्रिप का मतलब ये होता है कि जैसे आप देखते हो हॉस्पिटल्स वगैरह में पेशेंट को जो ड्रिप सलाइन लगता है, तो उसी तरह से बूंद बूंद करके उसके एकदम जड़ के बाद एकदम प्रिसाइज फॉर्म में, एफिशिएंट फॉर्म में, कि जितना प्लांट को चाहिए उतना ही मिल रहा है, ओवर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, अननेसेसरी वेस्टेज नहीं हो रहा है। तो ये सब हम कुछ कर सकते हैं। इसको आप रीडिंग कीजिएगा, वही सारा राम कहानी है। जैसे ही वीडियो सुन के खत्म करो, जाके एक बार एनसीईआरटी रीड करो, उसके बाद दोबारा आपको कुछ खास मेहनत करने का जरूरत नहीं होगा। एक और तरीका है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। कुछ नहीं, हार्वेस्टिंग का मतलब होता है किसी चीज को इस्तेमाल के लायक बनाना। तो जो बारिश हो रहा है, आप ऐसे ही बैठे रहोगे हाथ पे हाथ धर के, तो सारा पानी क्या होगा, सड़क से, नाली वाली से बह के कहीं और चला जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो क्यों ना हम लोग अपने छत पे थोड़ा पाइप लगा दे
और वहां पे छत पे कम से कम जो पानी कलेक्ट हो रहा है वो पाइप के थ्रू नीचे आके जमा हो जाए, बड़ा बड़ा ड्रम या अंदर में अंडरग्राउंड टैंक वगैरह बना ले। तो यही बारिश के पानी को कलेक्ट करना, ताकि फ्यूचर में, ठीक है हम उसे पी नहीं सकते हैं लेकिन बाकी काम तो कर सकते हैं, जैसे किसी के पास गाड़ी होगा उसको धो सकते हैं, या फिर कोई लैंड होगा उसमें इरिगेशन के काम आ सकता है। तो इसी को कहते हैं रेन वाटर कंजर्वेशन या रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ है, जो कि हम लोग ऑलरेडी जो है ना पढ़ चुके, उसी को यहाँ पे डिग्रेडेशन के पर्पज से दिखाया। देखो क्या है, बायोस्फीयर पढ़े थे ना, जहां लिथोस, हाइड्रोस और एटमॉस्फेयर तीनों जो है आके ये करता है, कन्वर्ज करता है। ऐसा जो डायग्राम भी बनाए थे इसमें, ये वाला बीच वाला जोन बायोस्फीयर आपका कहलाएगा। इकोसिस्टम भी आपको ऑलमोस्ट पता ही है। जो इंटरेक्शन है उसका बेसिक यूनिट उसको क्या कहते हैं, इंटरेक्शन। इसमें इकोसिस्टम जो क्लास 7th का ज्योग्राफी था उसमें बहुत अच्छे से बताया, इकोसिस्टम, इकोलॉजी, ये सारा चीज। तो ये सब आपके क्या होता है ना कि वैल्यूएबल रिसोर्सेज है, जो भी वेजिटेशन है। वेजिटेशन मतलब जो आपके आसपास पेड़ पौधा दिख रहा है, घास दिख रहा है, बड़ा पेड़ दिख रहा है, मैंगो, पीपल, बनियान, जो दिख रहा है सब वेजिटेशन है। जो आपको एनिमल्स दिख रहे हैं, स्पेशली जो आप जिस फॉरेस्ट में गए, और फॉरेस्ट मतलब जो वाइल्ड में रह रहा है, वाइल्ड में मतलब अपने आप से एग्जिस्ट कर रहा है, उसको ऐसा नहीं कि आपने कोई घर बना के दिया और वहां वो रह रहा है, पालतू जानवर नहीं है, सबको हम क्या कहते हैं, वाइल्ड कहते हैं। और उसी वाइल्ड एनिमल्स का जो जीवन है उसी को हम क्या कहेंगे, वाइल्ड लाइफ कहेंगे। तो यही कह रहा है कि बहुत सारे जो आपके हैं ना, उसका उसका हमारा यूज है, बहुत सारा प्लांट्स है उसका यूज है। जैसे क्या है कि बहुत सारा प्लांट क्या होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल है, आप राउल्फिया पढ़ोगे, राउल्फिया वोमिटोरिया, उससे हमको रिसरपाइन मिलता है जिससे हम मेडिसिन वगैरह बना सकते हैं। या फिर क्या आपका क्या है, नीम वगैरह हो गया, तुलसी हो गया, ये सब में काफी एंटीबायोटिक्स है, हल्दी हो गया। तो यहाँ पे वही देखो क्या है कि आप पेड़ पौधे को शेल्टर बेल्ट की तरह यूज कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, अंडरग्राउंड वाटर को ये कंजर्व करता है, इरोजन को रोकता है, मतलब एन नंबर, आप जितना सोचो, हम बहुत कम कह रहे हैं, इसमें और 15-20 पॉइंट लगा दो, सारे यूजेस दे रहा है। फल दे रहा है, नट्स दे रहा है, लेटेक्स जो सिक्रीशंस होता है जिससे हम कुछ आपके इंडस्ट्रियल यूज निकाल सकते हैं। टारपीन का तेल हो गया जिसका हम लोग पेंट इंडस्ट्री में यूज करते हैं, गोंद हो गया, मेडिसिन हो गया, पेपर बनता है। तो इतने एन नंबर ऑफ यूजेस है। साथ ही साथ एनिमल्स जो भी हमको नेचर में दिख रहा है। अब एनिमल्स का क्या यूज हो सकता है, एक चींटी से लो और आप जो है ना बड़े बड़े टाइगर, लायन तक चले जाओ, सबका यूज है। देखिए खराबी भी है, एनिमल नो डाउट आपका शिकार भी करेंगे। टाइगर का इंपॉर्टेंस है इकोलॉजिकल की, वो आपका क्या करता है, फूड चेन को मेंटेन करके रखता है। नुकसान ये है कि आप जाओगे उसके सामने तो ऑब्वियसली आपकी गिनती पॉपुलेशन से खत्म कर सकता है, तो उसको हम हटाते हैं। हम बात करें एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से, तो आपको क्या करा, बटरफ्लाई से पॉलिनेशन हो रहा है। बटरफ्लाईज जो है वो आपके क्या कर रहे हैं, बटरफ्लाई से पॉलिनेट कराने के लिए प्लांट खुद में नेक्टर प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका परफ्यूम इंडस्ट्री में यूज कर रहे हो। या फिर बीज जो है नेक्टर को कलेक्ट करके ले जाके हनी बनाते हैं। स्नेक के वेनम से मेडिसिन बनता है। हॉर्स से हम स्नेक के वेनम का एंटीडोट बनाते हैं। या फिर कि आपका क्या है जो मिसयूज हो रहा है, जैसे आप कहोगे कि हाँ हम लोग एलिफेंट के टस्क से ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, या वाइल्ड एनिमल के स्किन से हम लेदर बनाते हैं ऑल, ये सब मिसयूज हो गया। हम जनरल यूज की बात कर रहे हैं जिससे यूज है। तो ये सारा चीज है, इतने सारे यूजेस होते हैं। या फिर क्या होता है ना कि एनिमल्स के जो हेयर ड्रॉप होते हैं उसको कलेक्ट करके क्या होता है ना कि ब्रशेस वगैरह बनाया जाता है, पेंट ब्रशेस वगैरह बनाया जाता है। तो इकोसिस्टम को बैलेंस करने के साथ साथ हमारे लिए भी बहुत सारा काम कर रहा है, जो आप यहाँ पे देखोगे कि देखने को मिलेगा। कैटल्स को आप रखो डोमेस्टिकेट करके, डॉग को रखो डोमेस्टिकेट करके। डॉग आपका क्या है, आपके घर का रखवाली करता है, आपके लिए एक तरह से इमोशनल अटैचमेंट का काम करता है। लाइफ स्टॉक से आपको मिल्क मिलता है, मिल्क प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो ये सारे इतने सारे यूजर्स हैं। तो कुछ आपके देखिए नाम याद रख लीजिएगा। यहाँ पे ब्रह्म कमल है जिसका मेडिसिनल यूज है, ये ब्लू किंग फिशर है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान में रखो, एक ड्रग होता है ना जिसे हम डाइक्लोफेनाक कहते हैं, पेन किलर की तरह यूज होता है। इसको आप एस्पिरिन या आइब्यूप्रोफेन की तरह भी मान सकते हो। ये कैटल्स को खिलाया जाता है, और जब वो कैटल मर जाते हैं ना तो उसी के ऊपर जब ये वल्चर फीड करता है ना तो उस वल्चर की मौत का कारण बनता है। तो इसके यूज की वजह से ना आज के डेट में लगभग 8-9 जो वैरायटीज है वल्चर की इंडिया में, वो लगभग सब के सब एंडेंजर्ड कैटेगरी में जा चुके हैं। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं कि कैसे कैसे आपका फैला हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन है। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि यहीं पे लिखते हैं, देखिए हमारे देश में क्या मिल रहा है, फॉरेस्ट भी मिल रहा है। छोड़ दो, दुनिया में देखो फॉरेस्ट है मतलब बड़े बड़े पेड़ होंगे,
अब ये कहाँ मिलेगा? पेड़ को ज्यादा पानी चाहिए तो जहां पे रेनफॉल आपका ज्यादा होगा, माने ट्रॉपिकल एरियाज, वहां क्या मिलेगा? ट्रीज। जहां पे रेनफॉल मीडियम होगा वहां पे आपको क्या मिलेगा? ग्रास। और जहां पे रेनफॉल स्कार्स होगा, बहुत कम होगा, वहां पे कैसा फॉरेस्ट मिलेगा? थॉर्नी फॉरेस्ट, पानी को कंजर्व करने वाला कैक्टस वगैरह। तो ये वही है, पूरे वर्ल्ड का छोड़ दो, इंडिया में थोड़ा सा इमेजिन करो, अगर आप राजस्थान के साइड जाओगे, थार डेजर्ट के साइड, तो आपको थॉर्नी वाला केस क्या मिलेगा? ज्यादा। थोड़ा सा आप वेस्ट यूपी पंजाब हरियाणा जाओगे तो आपको थोड़ा थॉर्न भी मिलेगा, थोड़ा ग्रासेस भी मिलेगा, वहां खेती बहुत ज्यादा होता है। मेन आप गंगा के बेल्ट में यूपी बिहार में आओगे तो यहाँ आपको एग्रीकल्चर क्रॉप्स दिखेगा। आप जो है ट्रॉपिकल साइड में थोड़ा साउथ में चले जाओ, वेस्टर्न घाट साइड में, अंडमान साइड में, तो आपको बड़े बड़े पेड़, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलेंगे। तो ये वही कह रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन कर डिपेंड कर रहा है कि वहां का क्लाइमेट कैसा है, वहां का टेम्परेचर कैसा है, और वहां का रेनफॉल कैसा है, उस हिसाब से आपका डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइडेड होगा। उसी तरह से देखिए यहाँ पे टुंड्रा के बारे में, टुंड्रा कुछ नहीं है, ऐसा जगह है ना पोलर एरियाज में जहां बहुत ठंडा है, परमाफ्रॉस्ट है, परमानेंट फ्रॉस्टिंग है, इतना ज्यादा आइस है कि सॉइल है ही नहीं, वहां वेजिटेशन उग ही नहीं सकता है। तो छोटे मोटे जो है ना मॉस जैसे, या जिसको आप कहते हैं ना काई जम जाता है, कुछ उसी तरह का दिखने जैसा छोटा मोटा प्लांट कुछ जगह पाके अपना ग्रो करता है। तो ऐसे ही वर्ल्ड में आपका क्या है ना कि बहुत सारा वेजिटेशन है, और जिसका हम डिस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं मास स्केल पे। अगेन सेम रीजन, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, डेवलपमेंट बढ़ रहा है, ओवर यूज ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। हम अपनी खुशी के लिए, हमें जो है लेदर चाहिए, प्योर लेदर चाहिए, जानवर के स्किन का चाहिए, मार दो। हमको मीट खाना है, हमको हाई फाई सोसाइटी में अपना जगह बनाना है, तो मीट खा के ही जगह बनेगा। जो ड्रिंकिंग करके ही जगह मिलेगा, तो ड्रिंक के साथ मीट लेना है, तो वो एक कारण बन सकता है। अब ये किसी के इमोशन को हर्ट नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे सिंपली आपको साइंस बताया जा रहा है कि जो चीज आपकी बॉडी को नहीं भी सूट कर रही है, वो भी आप सोसाइटी में एक इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए आप उसको कर रहे हो, और उस चक्कर में सिर्फ आप नहीं, पूरा इन्वायरमेंट क्या हो रहा है? बर्बाद हो रहा है। आपको अननेसेसरी क्या है, बहुत सारे अलग अलग तरह के परफ्यूम्स चाहिए, उसके लिए आप मस्क डियर का हंटिंग कर रहे हो, आप प्लांट से जरूरत से ज्यादा नेक्टर एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, उसका फ्लावर ही नहीं सर्वाइव कर रहा है, फ्रूट्स ही नहीं बन रहा है, प्रोजन ही नहीं बन रहा है, खत्म प्लांट का कहानी। तो आप अपने क्षणिक भर के खुशी के लिए क्या करो, प्लांट का, एनिमल का पूरा जीवन ही ले रहे हो। तो अब जब पाप कर दिए, फिर से प्रायश्चित करो, करो कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन करने का अब यहाँ पे क्या है ना, छोटे लेवल पे थोड़ा बहुत आपको दे दिया है कि हाँ हम लोग ये कर सकते हैं कि फॉरेस्टेशन कर दे, रिफॉरेस्टेशन कर दे, हम लोग जानवरों का हंटिंग कम कर दे, डेवलपमेंट कम कर दे। लेकिन जब हायर क्लासेस में जाएंगे ना, तो हम लोग इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। एक तरीका होता है कि कोई देश या इंटरनेशनल फोरम पे कानून बन जाए, जिसके तहत सब कंट्री जो है ना ऑब्लाइज हो जाए कि नहीं, हमको क्या करना है कि कंजर्वेशन तो करना ही करना है। दूसरा ये हो सकता है कि हम कुछ प्रोसेसेस में, कि सिर्फ हमको बताया ना जाए, खुद से भी हम दो तरीके का मेथड अपना ले। एक होता है जिसको हम कहते हैं ऑन साइट, मतलब जंगल को ही प्रोटेक्ट करो, उसका घर प्रोटेक्ट करो, जानवर और पेड़ पौधा अपने आप प्रोटेक्ट हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन। लेकिन एक होता है कि भाई अलार्मिंग सिचुएशन बहुत ज्यादा हो गया है, घर बचा पाना पॉसिबल नहीं है, तो वहां से जानवर निकालो और जू वगैरह में जाके प्रोटेक्ट कर दो, या फिर आपका बोटेनिकल गार्डन्स में पेड़ पौधा को प्रोटेक्ट कर दो। तो उसको हम कहते हैं एक्स सीटू, उसके साइड से बाहर कर देना, एक्सटीरियर कर देना, तो उसको कहते हैं एक्स सीटू। लेकिन यहाँ बच्चों की तरह थोड़ा बहुत पॉइंट दिया है, जो आप एज अ किड सोच सकते हो, वही सारा चीज यहाँ पे दिया है। यहाँ इन सीटू एक्स सीटू नहीं दिया, ये देखो नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, रिजर्व है, ये सब एक्चुअली एग्जाम्पल किसका है? आपका इन सीटू का एग्जाम्पल है ये सारा चीज। इनफैक्ट हॉट स्पॉट्स आप सुनोगे आगे, सेक्रेट ग्रोव सुनोगे, ये सब क्या है? आपका इन सीटू है। इसमें भी हम लोग डिफरेंस भी पढ़ेंगे कि भाई नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या डिफरेंस है, बायोस्फीयर रिजर्व में क्या है। अभी बस समझ जाओ कि सिंपली कोई एक आपका जंगल था, वहां खतरा बढ़ रहा था, तो उसको डिक्लेयर कर दिया गया कि आज से ये या तो सेंचुरी रहेगा, या रिजर्व रहेगा, या पार्क रहेगा। तो ऐसा नहीं कि कुछ बनाया गया, जो पहले से था उसी को डिक्लेयर किया गया। डिक्लेयर करने का मतलब है कि उसके चारों तरफ आपके क्या होंगे, ऑफिशियल्स अपॉइंट होंगे, ऑफिशियल्स देखेंगे कि कोई भी इंसान बिना मतलब का घुस के किसी का शिकार ना करे। तो ऐसे जगह को हम कहते हैं इन सीटू। इसके अलावा एक सीटू भी होता है जो उसके घर से निकाल के, जैसे जू हो गया, जैसे आपका बोटानिकल बोटानिकल पार्क हो गया, या फिर हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे क्रायो प्रिजर्वेशन या वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क अभी रिसेंट में आपके बिहार के राजगीर में बनाया गया है, मतलब नेचुरल जंगल जैसा माहौल क्रिएट किया गया है। पॉलन बैंक हो गया, पॉलन बैंक, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको कैश मिलेगा, यहाँ जाओगे तो आपको सिर्फ पॉलन मिलेगा।
सीड बैंक हो गया, मतलब एक जगह, एक लाइब्रेरी जहां पे सीड और पॉलन जो है इंडेंजर्ड प्लांट्स के रखे हुए हैं, तो उसको हम पॉलन बैंक कहेंगे या सीड बैंक कहेंगे। ये सब वही है, कहानी है। डिजास्टर्स है, अभी रिसेंट में भी आपने कई सारे डिजास्टर सुने होंगे, जैसे आपका लॉस एंजलिस में फायर हो गया, 2019 में आपका ऑस्ट्रेलिया का बुश फायर हो गया था, उत्तराखंड में फायर हो चुका था कितनी बार। तो ऐसे कई सारे आपने इंसिडेंट सुने होंगे, या फिर आपका इसमें कह सकते हो आप बोलीविया में फायरिंग का इंसिडेंट आया था, फ्लडिंग आया था ब्राजील में अभी रिसेंट में। तो इतने सारे इंसिडेंट्स होते रहते हैं। इसके अलावा क्या है, जैसे बताए थे ना कि कुछ आप इनिशिएटिव्स ले लो, वन महोत्सव कि ये एक तरह से आपका क्या होता है, ट्री प्लांटिंग, कम्युनिटी वगैरह लोग क्या करते हैं, कम्युनिटी लेवल पे, मतलब बहुत सारे लोग मिलके, स्कूल कॉलेज इन सब लेवल पे मिलके ढेर सारा प्लांट ले जाके आपका जो है प्लांटिंग करते हैं। एफॉरेस्टेशन का छोटा रूप उसी को कहते हैं। यहाँ पे आपका क्या है, नेशनल पार्क का मतलब दिया, जो ऑलरेडी बता दिया है, कोई भी जगह को डिक्लेयर कर दो तो वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा कुछ और कानून है, जैसे साइट्स है, ये हम लोग हायर क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, साइट्स पढ़ेंगे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ेंगे, IUCN पढ़ेंगे, फिर आपका कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज CMS पढ़ेंगे, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल पढ़ेंगे, ढेर सारी चीज पढ़ेंगे। अब ये समझ जाओ ना कि ये आपका क्या है ना, जो ट्रेडिंग करते हैं एनिमल्स का, एनिमल का ट्रेडिंग करने का मतलब हुआ कि जैसे मान लो कोई स्नेक जो है वो हमारे देश में पाया जाता है और उसके वेनम से बहुत इंपॉर्टेंट दवा कुछ बनता है, और वो दवा बनाने वाली कंपनी सपोज है कि चाइना में है। तो अब क्या करना होगा, हमको यहाँ से अपने उस जानवर को वहां भेजना होगा ताकि वो एक्सट्रैक्ट कर सके, या एक्सपर्ट यहाँ आ सके। आके जाने में क्या लगेगा, ज्यादा कॉस्ट, ज्यादा मेहनत लगेगा, दवा कॉस्टली हो जाएगा। तो इस चक्कर में कुछ एनिमल्स का ट्रेड होता है। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए, ये ट्रेडिंग ऑफ एनिमल्स को या ट्रेडिंग ऑफ प्लांट्स को कंट्रोल करने के लिए, ट्रेडिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म बिटवीन टू कंट्रीज को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है कन्वेंशन। यहाँ पे दिया भी होगा, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड, जो खतरे में है ऐसे स्पीशीज के ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे दिया है। वैसे बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब डेफिनेशन कुछ खास यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, क्योंकि ये लिखोगे ना यूपीएससी में तो कॉपी फाड़ के फेंक देगा आपका एग्जामिनर। इसको हम लोग हायर लेवल से और टेक्निकलिटी के साथ इसको हम लोग लिखेंगे कि सेंचुरी को आप पार्क बना सकते हो लेकिन पार्क को सेंचुरी नहीं बना सकते हो। ये सब हायर क्लास में, अभी बस समझ जाओ कि एक रिजर्व एरिया है जहां पे कुछ लोग भी रहते हैं और जानवर भी रहते हैं मिलजुल के, लेकिन पार्क में लोग का जो है ना इन्वेजन या लोग का रहना कम है, प्रोटेक्शन क्या है, ज्यादा है, अपने अपने जरूरत के हिसाब से। अब चलो कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि टू मेन क्लाइमेटिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। दो ही क्या, बहुत सारा बता सकते हो भाई। जो आपका प्रेसिपिटेशन है, माने कि रेनफॉल हो गया, टेम्परेचर हो गया, pH हो गया, ये सब हो गया। राइट एनी टू रीजंस फॉर लैंड डिग्रेडेशन टुडे। सिर्फ दो ही क्यों, ढेर सारा बता सकते हो। ओवर डेवलपमेंट, ओवर पोल्यूशन, ये सब हो गया लैंड डिग्रेडेशन। व्हाई इज लैंड कंसिडर्ड एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स। लैंड इतना इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्या है, ऑल क्यों है, क्योंकि जितने भी एक्टिविटीज है, कमर्शियल हो, सोशल हो, इकोनॉमिकल हो, पॉलिटिकल हो, सब लैंड पे ही हो रहा है। उसके बाद है नेम एनी टू स्टेप्स दैट गवर्नमेंट हैज टेकन टू कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स। बहुत सारे स्टेप्स है, कई सारे रूल्स लाए हैं, कई सारे इनिशिएटिव्स है, जैसे वन महोत्सव है, 5 जून को हम लोग ये बनाएंगे, एनवायरनमेंट डे है, तो ये सब हम लोग क्या कर सकते हैं, या पॉलिसीज है, जैसे साइट्स हो गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, और भी कई पॉलिसीज हैं जिसके तहत ये क्या करता है, काम करता है, एफॉरेस्टेशन प्रमोट करता है। सजेस्ट 3 वेज टू कंजर्व वाटर, वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, मल्चिंग हो गया, कंट्रोल प्लाविंग हो गया, ये सब आप कर सकते हो। टिक द करेक्ट आंसर, नॉट अ फैक्टर। तो सॉइल टेक्सचर, सॉइल टेक्सचर मतलब आप जब उसको छूते हो तो छूने पे कैसा फील होता है, फाइन पाउडर जैसा या रफ, उसी को कहते हैं टेक्सचर। तो टेक्सचर पे, तो टेक्सचर तो रिजल्ट है कि मिट्टी कैसा, कैसे पत्थर से बनेगा। मिट्टी अगर ऐसे पत्थर से बना जो एकदम फाइन पाउडर में जो है पूरी तरह से टूट गया, तो जो टेक्सचर आएगा वो क्ले के जैसा आएगा, चिकना आएगा। उसके बाद विच वन द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू चेक सॉइल इरोजन ऑन स्टीप स्लोप्स। पहाड़ वहाड़ पे क्या बताए थे, टेरेस। ये कहाँ होता है, डिजर्ट वगैरह एरिया में जहां विंड होता है, शेल्टर बेल्ट। मल्चिंग तो बताए थे, कवर करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन फेवर ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। पॉलीपैक्स को, मतलब पॉलीथीन वगैरह को फेंकोगे तो कंजर्वेशन कैसे होगा, डिस्ट्रक्शन होगा। अब यहाँ पे वही है कि लैंड यूज है, तो लैंड यूज क्या होता है, प्रोडक्टिव यूज ऑफ लैंड। किसी काम के लिए लैंड यूज का मतलब ये नहीं कि हाँ ये लैंड मेरा, खाली बोल दिए कि लैंड मेरा है तो यूज हो गया, नहीं, वहां आप कुछ काम कर रहे हो, कुछ भी प्रोडक्टिव जिससे फायदा हो रहा है, उसको कहेंगे लैंड यूज। ह्यूमस, तो ह्यूमस क्या था, तभी सॉइल पढ़ाते वक्त ही बताए थे ना कि जब प्लांट वगैरह डिग्रेड होगा, डिकम्पोज होगा, एनिमल्स वगैरह सब, तो वो सब क्या, सॉइल के टॉप लेयर का फर्टाइल पोर्शन बनेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं।
तो ये आपका सेकंड हो जाएगा। रॉक डैम्स, तो रॉक डैम्स क्या करता है आपका, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है, वाटर के रन ऑफ को भी प्रिवेंट कर सकता है, अगर वाटर रन ऑफ रहता है तो वो भी हो जाता है आंसर। बायोस्फीयर, नैरो जोन। अब उसके आता है स्टेट, वेदर ट्रू और फॉल्स। गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन ऑफ इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड रीजन, ऑब्वियसली है, ट्रू है, क्योंकि फर्टाइल प्लेन है ना, तो यहाँ पॉपुलेशन तो ज्यादा ही होगा। वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन इन इंडिया इज डिक्लाइनिंग, बिल्कुल ट्रू है। रोज ऑफ ट्रीज प्लांटेड, इसको बनाने के लिए आपको चैप्टर भी पढ़ने का जरूरत नहीं, कॉमन सेंस चाहिए। कि ऑब्वियस सी बात है कि आज की डेट में डेवलपमेंट इस लेवल पे पहुंच चुका है ना कि हर चीज डिक्लाइन हो रहा है। रोज ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन द कोस्टल एरियाज टू चेक द विंड, कोस्टल नहीं होगा, ये फॉल्स है, ये आपके डेजर्ट एरियाज में होता है। ऊपर से यहाँ पे इंटरक्रॉपिंग दे दिया, जबकि ये शेल्टर बेल्ट की बात है। ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड चेंजेस ऑफ क्लाइमेट कैन मेंटेन द इकोसिस्टम, ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड चेंजेस ऑफ क्लाइमेट कैन मेंटेन, गलत बात है। क्लाइमेट चेंज तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही आज के डेट में, कहीं पे भी आप कुछ भी न्यूज पढ़ो, कोई भी पॉलिसी भी आती है गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट किसी बात पे बात भी करती है, रिसर्चर्स भी कुछ बात करते हैं, इंटरनेशनल फोरम पे होता है, मिनी लैटरल्स पे, मल्टी लैटरल्स पे, कहीं पे भी कोई टॉपिक हो ना हो, एक टॉपिक वुमेन एम्पावरमेंट मिलेगा, एक टॉपिक आपको यूथ मिलेगा, एक टॉपिक आपको फार्मर्स मिलेगा, एक टॉपिक आपको क्लाइमेट चेंज मिलेगा, और एक टॉपिक जो है वो आपको वॉर मिलेगा। कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण से लड़ ही रहा है, जिसको नहीं कारण है तो बिना मतलब लड़ रहा है, लेकिन लड़ रहा है। तो वही चीज है आपका, ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है लैंड के डिग्रेडेशन का। तो इसके साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है, मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में। तब तक के लिए कोई डाउट है तो जरूर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। और लग रहा है कि आपको फायदा हो रहा है तो दोस्तों को भी फायदा पहुंचा दीजिए वीडियो को शेयर करके। थैंक यू एवरीबॉडी।